आज के एडिटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा द हिंदू का एडिटोरियल, दो एडिटोरियल हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो इंडिया डीलिमिटेशन डिबेट, डीलिमिटेशन की जो डिबेट चली आ रही है कि डीलिमिटेशन कमीशन दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल 82 में मेंशन है, उसके बारे में कि डीलिमिटेशन आर्टिकल 82 क्या कहता है कि आफ्टर एवरी सेंसस स्टेट शैल कंडक्ट डीलिमिटेशन करेगी। तो डीलिमिटेशन का सीधा सा मतलब हुआ कि हमारी जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं वो कंस्टिट्यूएंसी का इंक्रीज और डिक्रीज होगा एज पर द पॉपुलेशन। इसके बारे में हम देखेंगे, इसकी डिबेट चली आ रही है। तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू अमेंड द डीलिमिटेशन एक्ट को अमेंड कर रही है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है अमेंडमेंट की? क्योंकि आर्टिकल 82 मेंशन है अबाउट द डीलिमिटेशन कमीशन आफ्टर द एवरी सेंसस के बाद। लेकिन हमारा सेंसस 2027 में जाके होगा, लेकिन हमें डीलिमिटेशन अभी करना है एज पर द गवर्नमेंट। दैट्स वाई गवर्नमेंट इज गोइंग टू अमेंड द डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट। डीलिमिटेशन एक्ट को अमेंडमेंट करेगी। ये सबसे बड़ा वो है कि मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी के साथ। फिर एक मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, मक्का पैक्ट जिसे बोलते हैं। ये पैक्ट क्या है कि ये मेरा क्या है कि पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया, ये 3 कंट्रीज ने मिलके एक डिफेंस पैक्ट बनाया लाइक एज द कलेक्टिव सिक्योरिटी। और ये कहता है कि एज ये लाइक एज द नेटो है, नेटो का आर्टिकल 5, जिसमें क्या है कि एक किसी भी कंट्रीज पे अगर एक अटैक होगा तो वो सारे कंट्रीज पे माना जाएगा। तो ये नेटो का क्या है कि नेटो की तरह बनने वाला एक पैक्ट है। तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है क्या कि ये मेरा एक मुस्लिम तरीके का एक नया नाटो बन के तैयार हो रहा है, ये मुझे समझना है। तो इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान आर द इनेमी सिंस द बर्थ। इन पाकिस्तान का हमारा चलता है, तो सबसे बड़ा इसका हम समझेंगे कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। बाकी तो देखो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि सऊदी अरेबिया इज द एलाइड ऑफ द किसका है, यूएसए का। तो दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ कि ये कहीं ना कहीं मुस्लिम जो नेटो बन रहा है वो कहीं ना कहीं पपिट ऑफ द यूएसए फ्यूचर में ना हो जाए, इसकी एक भी शंका एज पर द राइटर लगाई जा रही है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी बोथ द आर्टिकल इन डिटेल, एक एक करके समझते हैं। दिस इज अब ये हमारा टेलीग्राम है, ये हमारा नंबर है, यू कैन कॉन्टेक्ट। तो पहला आर्टिकल है न्यू सिक्योरिटी ट्राइंगल इमर्ज विद मकास पैक्ट। जो हमने मकास पैक्ट समझा, तो इसमें सीधा सा समझ में आ रहा है कि अगस्त 7 को जो साइंड हुआ है, 7 अगस्त 2026 को जो पैक्ट साइन हुआ है, अमॉन्ग द कंट्रीज कौन कौन से मेरा कंट्रीज मेरे कौन है, टर्की, अंकारा वाला टर्की, और पाकिस्तान के बाद मेरा सऊदी अरेबिया। तो इसमें सबसे बड़ा हमारा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमारा जो क्रूड ऑयल है वो सऊदी अरेबिया से भी आता है। और अगर इनका नेक्सस बन गया इन कंट्रीज़ का, टर्की का, पाकिस्तान का, जो रिजेंबल क्या होता है एज ए डिफेंस पैक्ट। डिफेंस पैक्ट का मतलब ये होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफेंस, कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है एस। तो ये रिजेंबल किसकी तरह हो जाए, एज ए नाटो आर्टिकल 5। नाटो आर्टिकल 5 क्या कहता है, नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है अगर किसी भी कंट्री विद इन 33 कंट्रीज पे कोई भी कंट्री अटैक करता है तो दैट शुड बी सीक लाइक एज अ, वो कैसे देखा जाएगा, अटैक ऑन ऑल द कंट्रीज, सभी कंट्रीज पे अटैक है उस पर देखा जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही है, अगर ये पैक्ट बनता है तो इसमें और कंट्रीज भी आ सकते हैं। तो इसको मैं कह सकता हूँ मुस्लिम्स नाटो, इसमें सीधा सा कहता हूँ मुस्लिम नाटो। मुस्लिम्स कंट्रीज हैं वो सीधा सा ये एक नया नेटो बन के तैयार हो जाए, दैट इज रिजेंबलिंग, जो दिखने की कोशिश कर रहा है नाटो की तरह और बनने की कोशिश कर रहा है नेटो की तरह। तो वही राइटर कह रहा है शिफ्टिंग अलाइनमेंट अनसर्टेन स्टेक। अनसर्टेन स्टेक्स का मतलब कि सऊदी अरेबिया किसका अलाइड है, सऊदी अरेबिया इज द अलाइड ऑफ द यूएसए,
और पाकिस्तान भी दिखाई दे रहा है हाल के दिनों में। पाकिस्तान इज मूविंग टूवर्ड द यूएसए। और टर्की का क्या है कि टर्की एक कंट्री ऐसा है जो भी पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा करीब है। तो यहाँ से एक दो चीज़ राइटर कहने की बात कर रहा है कि अगर ये जो कह सकता हूँ मक्का पैक्ट है, मक्का क्या कहते हैं, मक्का पैक्ट है। इससे दो इम्पैक्ट हैं। एक तो पहला कि ये कहीं ना कहीं पपिट ना हो जाए यूएसए का, पपिट, तो ऑन द टोन ऑफ द यूएसए नाचे, पहली चीज़ ये हो सकता है। दूसरा, ये इंडिया के लिए कहीं चैलेंजिंग ना बन जाए, राइटर वही कह रहा है कि इसमें क्या है कि शिफ्टिंग अलाइनमेंट, अनसर्टेन स्टेक, जो कंट्रीज हैं उनका क्या है कि स्टेक अलग अलग है। अनसर्टेनिटी स्टेक का मतलब किसी का बेटर रिलेशन इंडिया के साथ है, किसी का बेटर रिलेशन पाकिस्तान के साथ है, इंडिया के जैसे सऊदी अरेबिया के साथ है। फिर कह रहा है रियाद सिक्योरिटी नीड, जो रियाद है सऊदी अरेबिया, उसका सिक्योरिटी नीड किस पर डिपेंडेंट है? मोस्ट ऑफ द हब किसके हैं वहाँ पे यूएसए के हब है, तो उसके लिए भी सिक्योरिटी नीड है। लास्ट में राइटर कह रहा है इम्प्लीकेशन फॉर द इंडिया, हमारे लिए यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट है GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर अवर यूपीएससी सिलेबस। तो यहाँ से अगर पूछेगा, कनेक्ट करेगा मक्का पैक्ट को रिसेंटली जो सीधा GS सेकंड में बन के आएगा, ट्राइंगल इमर्ज हुआ है, जिससे इंडिया के क्या क्या इम्प्लीकेशन है, क्या क्या नेगेटिव है, क्या चैलेंजेस हैं, और इंडिया की फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो ये सारे हम पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। तो मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ हमने देखा, पाकिस्तान, टर्की बोलते हैं जिसे, देन सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज के बीच में ये 7 अगस्त 2026 को साइन हुआ। दैट इज रिजेंबलिंग लाइक एज ए नेटो की तरह दिख रहा है। तो इसको बोले मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट 7 अगस्त 2026 को साइन हुआ। सऊदी अरेबिया ने, पाकिस्तान ने, टर्की ने ये साइन किया। तो ये पीटी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये डिफेंस का पैक्ट है, किस किस के बीच में साइन हुआ। तो मोहम्मद बिन सलमान, शहबाज शरीफ इसमें था, और टर्की के एंड्रोजन, ये 3 जाके लीडर थे, इन्होंने ये साइन किया। तो ये रिजेंबल लाइक नेटो दिख रहा है। तो ये इसका क्या है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिफेंस, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिफेंस, इसका मोटो क्या है या एम क्या है? इसका एम है इसका कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिफेंस, तो अगर ऐसा ना हो कहीं ये मुस्लिम्स का ही पैक्ट ना बन के रह जाए, ये भी एक चीज़ है। अटैक ऑन, इसका की प्रोविज़न क्या है? अटैक ऑन वन कंट्री, अटैक ऑन ऑल। तो ये सीधी की बात कर रहा है कलेक्टिव डिफेंस, जैसा कि नेटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है एज पर द नेटो का, कि अगर एक कंट्रीज पे अटैक करोगे तुम, तो सारे कंट्रीज पे अटैक माना जाएगा। तो वहीं से इन्होंने कॉपी कट पेस्ट ले लिया है कि अटैक ऑन वन कंट्रीज मे बी कंसिडर्ड एज द अटैक ऑन ऑल 3 कंट्रीज। तो ये सीधा कलेक्टिव डिफेंस का है। तो यहाँ से इंडिया के लिए भी एक चैलेंजेस बन सकता है, बिकॉज पाकिस्तान इज द पार्ट ऑफ दिस पैक्ट, पहला चीज। तो यही है कि एनी आर्म अगेंस्ट द मेंबर विल बी रिगार्डेड अटैक ऑन ऑल अगेंस्ट 3, और कंट्रीज प्रोविजन लिंक टू द राइट ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस, आर्टिकल 51 द यूएन चार्टर। इन्होंने सीधा कहा है कि आर्टिकल 51 का जो हमारा यूएन का चार्टर है, उसमें मेंशन है कि कोई भी कंट्री अपनी कलेक्टिव डिफेंस पे काम कर सकता है, और इंडिविजुअल मिलके, ये सारा उन्होंने वहाँ से लिखा है। अब एक स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस कंट्रीज के लिए क्या है? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान पे न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, मिलिट्री पावर है, एक्सपीरियंस है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये तीनों कंट्रीज़ को क्या क्या मिलेगा? सऊदी अरेबिया के पास इकोनॉमिक पावर है, और टर्की नाटो मेंबर है, और इसके अलावा लार्ज मिलिट्री पावर, डिफेंस इंडस्ट्री पावर। तो यहाँ से आपको एक चीज़ नहीं दिख रही है, टर्की इज़ द मेंबर ऑफ द नेटो, सऊदी अरेबिया इज़ द अलाई ऑफ द यूएसए।
तो यहाँ से एक सीधी नहीं दिख रही कि ये यूएसए के पपेट नहीं हो सकते फ्यूचर में। दीज आर द कंट्रीज गोइंग एज अ पपेट ऑफ द यूएसए। सीधा सा दिख रहा है कि यूएसए के पपेट हो सकते हैं, तो दैट इज द हेजेमोनी क्रिएशन ऑफ द यूएसए। ये भी हो सकता है कि यूएसए की हेजेमोनी क्रिएट हो जाए और ये दूसरा नेटो बन के तैयार हो जाए, किसका? मुस्लिम्स कंट्रीज का। यहाँ से सबसे बड़ा ये एक चीज़ निकल रहा है कि दूसरा नेटो बन के तैयार हो जाए मुस्लिम कंट्रीज का। और कहीं ना कहीं यहाँ से एक चीज़ और निकल रही है, इफ़ अ यूएसए विल इंटरफेरेंस इन दीज आर कंट्रीज, सभी कंट्रीज में इंटरफेरेंस करेगा, तो इट मे बी ए पॉसिबिलिटी दैट ईरान गोइंग अगेंस्ट दीज कंट्रीज, ईरान भी गोइंग टू अगेंस्ट दीज कंट्रीज के साथ जा सकता है। तो ये भी मुस्लिम कंट्रीज में, और दीज आर 3 कंट्रीज आर सुन्नी कंट्रीज। ये सारे कंट्रीज का है, पाकिस्तान इज ए सुन्नी कंट्रीज, सऊदी अरेबिया इज ए सुन्नी कंट्रीज, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड टर्की आर द सुन्नी कंट्रीज, और ईरान शिया मेजॉरिटी कंट्रीज है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कम्युनिटीज। तो यहाँ से सीधा सा समझ में आ रहा है कि मुस्लिम कंट्रीज में भी एक क्या कैसे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो वही चीज़ हमें समझनी है कि यूएसए के अगर पपेट है, तो यूएसए क्या है कि यूएसए सीधा सा दिख रहा है कि वो अलग थलग करना चाहता है, किसको? ईरान को, ऑन द बेसिस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटीज़, बिकॉज दीज आर द सुन्नी कम्युनिटीज़ कंट्रीज, सुन्नी कम्युनिटीज़ कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है इनकी डिफेंस क्या है, उसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, इसके पास इकोनॉमिक पावर है, और एक के पास नेटो मेंबर है। तो यहाँ से इनकी रिलेवेंस समझ में आ रही है, स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस। स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस है क्या इनकी, एक चीज़ समझ में आई। दूसरा क्या है कि क्रिएट ए न्यू रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। दूसरा पॉइंट ये है कि दीज कंट्री गोइंग टू क्रिएट अ रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, कि सिक्योरिटी इन रीजन रहेगी कंट्रीज़ की। अगर एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो इनकी इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर और न्यूक्लियर पावर की कलेक्टिवली स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। फिर कह रहा है स्ट्रेंथिंग डिफेंस कॉपरेशन, मिलिट्री एक्साइज इंटेलिजेंस है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन, आपस में मिलके डिफेंस कॉपरेशन करेंगे, मिलिट्री की एक्सरसाइज करेंगे, इंटेलिजेंस वगैरह, और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन ये कंट्रीज करेंगे तीनों। द पैक्ट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज डिफेंसिव एंड पाकिस्तान टर्की हैव स्टेट दैट नॉट डायरेक्टेड अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर कंट्रीज। ये दिखाई तो ऐसा है, दिस इज लुकिंग लाइक एज ए डिफेंसिव इन नेचर, लेकिन पाकिस्तान ये कह रहे हैं ये किसी भी कंट्रीज के अगेंस्ट नहीं है, पर्टिकुलर कंट्रीज के नहीं है, ये हमारी कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक पैक्ट है, कलेक्टिव सिक्योरिटीज का। देन इट शुड नॉट बी ऑटोमेटिकली इक्विटेड विद द नाटो। और ये भी कह रहे हैं ये कंट्रीज कि ये नेटो की तरह नहीं दिख रहा है, द एग्जैक्ट ऑपरेशन मैकेनिज्म एंड ऑब्लिगेशन आर डिफरेंट। जो नेटो के ऑब्लिगेशन है, इम्प्लीकेशन है और सारी चीज़ें वो डिफरेंट है हमारे। तो ये कंट्रीज़ का इनका 3 का कहना है। और जो वर्ड की पावर है वो कैसे करें, दिस इज रिजेंबलिंग लाइक, लुकिंग लाइक एज अ नेटो एंड इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया। यूपीएससी के परस्पेक्टिव से दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया के पास क्या इम्प्लीकेशन है। वेस्ट एशियन की जियोपॉलिटिक्स की बात करूँ तो इंडिया का क्या है कि इंडिया रीजनल बैलेंसिंग पावर है, क्या हमें वेस्ट एशिया में, सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ, सबके साथ उसके अच्छे रिलेशन है। तो द पैक्ट में भी अल्टर द रीजनल बैलेंस पावर ऑफ फॉर द इंडिया, स्पेशली इंडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का और टर्की का जैसे इंटरफेरेंस होगा तो यहाँ पे इंडिया का क्या नेगेटिव दिखाई देगा। इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो नेगेटिव सेंस में देखे जा सकते हैं। और इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से क्या है, टर्की डीपर स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट पाकिस्तान के, इट इज़ सिग्निफिकेंट इंडियन नेबरहुड डिप्लोमेसी। तो ये भी एक इंडिया की नेबरहुड डिप्लोमेसी के लिए सिग्निफिकेंट है कि टर्की के जो रिलेशंस हैं वो पाकिस्तान के साथ बेटर है। और टर्की, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो इंडिया की सीधा सा है कि विद पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फॉर इंडिया की जो नेबरहुड डिप्लोमेसी है उस पर भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एनर्जी सिक्योरिटी की हमने बात की, एनर्जी सिक्योरिटी का इंडिया का क्या, इंडिया के पास इम्प्लीकेशन है कि इंडिया के साथ एनर्जी सिक्योरिटी में कैसे, सऊदी अरेबिया से जो हम रॉ क्रूड ऑयल लेते हैं तो यहाँ से भी किया है कि यहाँ पे एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, गल्फ एंड अफेक्ट ऑयल ट्रेड एंड इम्बेलेंस एनर्जी सिक्योरिटी। सऊदी अरेबिया मेजर क्रूड ऑयल सप्लायर इंडिया, इंस्टेबिलिटी इन द गल्फ कैन अफेक्ट ऑयल प्राइस
ट्रेड, इंडिया, एनर्जी एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ से सीधा सा हमें दिख रहा है क्या, वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिक्स में इंडिया का रोल कम हो सकता है। इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशन है उनमें बहुत ज़्यादा खटास आ सकती है। एनर्जी सिक्योरिटी पे भी क्वेश्चन मार्क लग सकता है। स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, इंडिया जो रिलेशन मेंटेन करता है सऊदी अरेबिया से, यूएई से, ईरान से, टर्की से, इन पे भी क्या है, इनके भी क्या है ना, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी पे भी क्वेश्चन मार्क लग सकता है। क्वेश्चन मार्क इन द सेंस ऑफ इंडिया को अलग तरीके से रीबैलेंस करना पड़ेगा। और इंडियन डायस्पोरा जो लिविंग रह रहा है इसकी भी सिक्योरिटी का है। इंडियन डायस्पोरा गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, उनकी स्टेबिलिटी भी क्रिएट हो सकती है। मल्टीपोलर वेस्ट एशिया, इंडिया का ये है कि कोई भी वेस्ट एशिया में एक पोल नहीं होना चाहिए, कोई सिंगल पावर नहीं होना चाहिए। अगर ये ग्रुप बन गया तो वहाँ से क्या एक यूनिपोलर भी हो सकता है। तो इंडिया का जो इशू है, मेन प्रॉब्लम क्या है इंडिया की, इंडिया वांट मल्टीपोलर वेस्ट एशिया टूवर्ड द रीजनल सिक्योरिटी एंड अरेंजमेंट ऑफ ट्रेडिशनल वेस्टर्न लीड फ्रेमवर्क। ये है कि वहाँ पे कोई भी वेस्टर्न पावर का इंटरफेरेंस ना हो और वहाँ पे मल्टीपोलर हो, सबके अपने अपनी सोवरेनिटी हो और इंडिया का वही वसुधैव कुटुंब वाला। तो यहाँ से सीधा सा इंडिया के 5-6 कंसर्न है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन कंसर्न, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, इंडिया का डायस्पोरा, मल्टीपोलर वेस्ट एशिया, ये इंडिया के सीधे से कंसर्न है या इम्प्लीकेशन। स्ट्रेटजिक फैक्ट फॉर क्या है कि मक्का सऊदी अरेबिया में है, टर्की नाटो का मेंबर है, पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्म, सऊदी अरेबिया मेजर ऑयल प्रोड्यूसर, यूएन चार्टर के 81 के तहत इन्होंने बनाया। नेटो 5 आर्टिकल कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल, मक्का 7 अगस्त 2000 को हुआ और ये बेनू मक्का इन सऊदी अरेबिया। ये मक्का का सीधा सा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा आर्टिकल हमारा था स्टेट इन इंडिया डीलिमिटेशन डिबेट। डीलिमिटेशन का मतलब सीधा सा ऐसे समझो, changing in the boundaries of constituency, changing in the boundaries of constituency। जो हमारी कंस्टिट्यूएंसीज होती, कंस्टिट्यूएंसीज का सीधा सा मतलब जो हमारी लोकसभा सीट्स होती, कंस्टिट्यूएंसी सीट्स होती, उनकी बाउंड्री में चेंज होता है किसके अनुसार, पॉपुलेशन के अनुसार। तो ये आर्टिकल बात क्या कर रहा है, ये आर्टिकल ये कह रहा है, स्टोरी सारी सी ये है कि जो फ्रेश अमेंडमेंट डिलिमिटेशन कमीशन में लोकसभा करना चाहती है, उससे क्या है कि लोकसभा सीधा सा है कि हमारी अप्रोक्स 850 सीटें बढ़ेंगी, 850 सीटें सीधी सी हो जाएंगी। तो वो क्या है कि एज पर द आर्टिकल, अब जिस क्या है कि जो डीलिमिटेशन है, डीलिमिटेशन में लोकसभा क्या करेगी, अमेंडमेंट। क्यों कर रही है अमेंडमेंट, कि डीलिमिटेशन जो प्रोसेस है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार आर्टिकल 82 क्या कहता है कि हर सेंसस के बाद डीलिमिटेशन कमीशन होगा, डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा। तो यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखा आफ्टर एवरी एंड ईच सेंसस। तो ये डीलिमिटेशन होगा, लेकिन यहाँ क्या कर रहे, बिफोर द सेंसस कर रहे, दैट्स वाई हमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ रही है। यही कंसर्न है इसका कि सरकार का अपना अलग इंटेंशन हो सकता है, लेकिन हमारा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले हमें आर्टिकल 81 याद रखना है। व्हाट इज आर्टिकल 81? आर्टिकल 81 क्या कहता है, आर्टिकल 81 मेंशन आवर द सीट्स, टोटल सीट इन लोकसभा। लोकसभा में कितनी सीट्स हैं, तो लोकसभा में दैट इज 50 सीटें, 550 मान लीजिए मैक्सिमम। इसमें क्या है कि इसमें हमारी 20 सीट्स किसके लिए, 20 सीट मेरी यूटी के लिए हैं और बाकी सीट मेरी स्टेट के लिए हैं, और 530 सीट मेरी स्टेट के लिए हैं। इतना हमें समझना है कि लोकसभा। देन आर्टिकल 82 हमें याद रखना है, आर्टिकल 82 मेंशन अबाउट द डीलिमिटेशन कमीशन आफ्टर एवरी एंड ईच सेंसस। वही सारी चीज़ें हैं कि क्या होगा, यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि कितनी सीट बढ़ जाएंगी। मैंने कहा 850 अप्रॉक्स हो जाएंगी। वही कह रहा है कि व्हाट इज द ट्रिगर, व्हाट ट्रिगर डिलिमिटेशन, हाउ विल 2027 सेंसस अफेक्ट ऑल एलोकेशन। वही सारी चीज़ें हैं कि ये हमें क्या है कि 2027 में हमारा सेंसस होगा
और हमें बिफोर द सेंसस डिलिमिटेशन करना है, तो जाहिर सी बात है हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। यही सारी चीज़ें, जिसमें अमेंडमेंट कैसे होगा हमारा, अमेंडमेंट्स इसमें लिखा है सीधा सा कि 2/3 मेजोरिटी से होगा। ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो देखा क्या कितना है। वही इंडिया डिलिमिटेशन डिबेट क्या हो रहा है कि द 2027 सेंसस लाइक टू बिकम बेसिस फॉर द नेक्स्ट मेजर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इन इंडिया। सेंसस हमारा 2027 था, उसके बाद हमारा क्या होता है डिलिमिटेशन। लेकिन की कंसर्न क्या है कि लोकसभा सीट आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड मेनली अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। स्टेट विल हायर पॉपुलेशन ग्रोथ पर्टिकुलर इन नॉर्थ इंडिया could gain more seat while the state in successfully control population growth especially South India could be। सीधा सा ये कह रहा है कि हमारा जो डिलिमिटेशन होगा वो किसके बेसिस पे होता है। मेरा डिलिमिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के आधार पे एक सर्टेन कंस्टिट्यूएंसी बनाते हैं। तो अगर देखा जाए, अगर मैं इंडिया की बात करूं, सीधी सी बात, अगर मेरी ये इंडिया है और ये मेरी नॉर्थन स्टेट है, ये मेरी साउथन स्टेट है, अगर ये मान लूँ, तो अगर आप देखेंगे ट्रेंड ऑफ द पॉपुलेशन, हमारी जो नॉर्थन स्टेट है उनकी क्या है कि ड्यू टू द कह सकते हैं लैक ऑफ डेवलपमेंट या लैक ऑफ लिटरेसी, यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी है और साउथ इंडिया की पॉपुलेशन घटी है। तो यहाँ से एक डिबेट देखने को सीधी मिल रही है कि जो हमारी कंस्टिट्यूएंसीज हैं वो कहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। मैं कह रहा हूँ डिलिमिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में बढ़ती हुई दिखाई देंगी, साउथ इंडिया में घटती हुई दिखाई देंगी। तो फाइनली यहाँ से क्या निकल के है, फाइनली कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साउथ इंडिया इज गोइंग टू डिक्रीज इन द लोकसभा। लोकसभा में साउथ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कम दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि यहाँ की जो सीट्स हैं, कह सकते हैं कंस्टिट्यूएंसीज हैं, वो कम हो जाएंगी, साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया में बढ़ जाएंगी। तो यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साउथ इंडिया का कम हो जाएगा, यही कंसर्न है उनका। तो दूसरे शब्दों में कहूँ, एलोकेशन ऑफ द फंड, डिसीजन मेकिंग, फाइनल पावर किस पे डिपेंडेंट है? नॉर्थ इंडिया पे। तो दैट्स वाई द साउथ इंडियन स्टेट आर अगेंस्ट द डिलिमिटेशन कमीशन। इस तरीके से आर्टिकल को हम देखते हैं। इशू क्या है? डिलिमिटेशन मीन्स रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड वेयर, जो हमने समझा कि हमें पॉपुलेशन के बेसिस पे बाउंड्रीज को रीएडजस्टमेंट करना, रीड्रॉइंग करना, इज द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डिलिमिटेशन। तो डिलिमिटेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अनुसार हम करते हैं। डिलिमिटेशन दैट इज मेंशन इन द आर्टिकल 82 में मेंशन है। पार्लियामेंट डिलिमिटेशन रीएडजस्टमेंट करेगा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी आफ्टर ईच सेंसस, ये चीज़ हमें देखनी है। और फिर देखना है कि आर्टिकल 170 डील विद द रीएडजस्टमेंट स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बात करता है, और आर्टिकल हमारा 81 बात करता है दैट इज लोकसभा के बारे में। तो 170 आर्टिकल और आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 81, 3 आर्टिकल आर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द पीटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ से ये चीज़ें हमने सीखी। देन वी विल मूव फॉरवर्ड 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या कहता है? फ्रोज एलोकेशन ऑफ लोकसभा एंड असेंबली सीट बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। इसने क्या पॉपुलेशन बेस्ड पे तो फ्रीज कर दी। द ऑब्जेक्टिव वाज टू इंश्योर स्टेट वर नॉट पॉलिटिकली पेनलाइज्ड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। इसने ये कहा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कि इन्होंने सीधा पॉपुलेशन बेस्ड पे जो असेंबली की सीटें हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो एक तरीके से कैंसिल या रोक दी, और इसका सीधा था कि हम पॉपुलेशन के बेस्ड पे स्टेट को पेनलाइज नहीं कर सकते। स्पेशली दिस डिसीजन इज गोइंग टूवर्ड्स द साउथर्न स्टेट, पेनलाइज नहीं कर सकते। ये फिर 84 अमेंडमेंट हुआ 2001 में। इसने क्या किया? फ्रीज को थोड़ा सा रीएडजस्ट करके एक्सटेंड कर दिया फर्स्ट सेंसस 2026 तक। 87 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, इनका इतना ज़्यादा जरूरी लेकिन पढ़ लेते हैं। उसने कंस्टिट्यूएंसी रीएडजस्टमेंट 2011 सेंसस के अनुसार रीएडजस्ट किया। अब ये हमारा आ जाता है 2027 का सेंसस। तो कंसर्न ऑफ द साउथर्न स्टेट, मेन कंसर्न ऑफ द साउथर्न स्टेट क्या है कि हमारी पहली चीज़ के डिसीजन मेकिंग में, हमारी क्या है डिसीजन मेकिंग में हम कम हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि हमारा जो फाइनेंस है, एलोकेशन ऑफ फाइनेंस भी कम हो जाएगा और हमारी सीटें भी कम हो जाएंगी। इसकी वजह से सीट कम होगी, फाइनेंस भी कम होगा,
डिसीजन मेकिंग में पावर शिफ्टिंग, पावर किस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, पावर नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, ये इनका कंसर्न है। तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, दिस स्टेट आर जनरली बेटर पॉपुलेशन कंट्रोल आउटकम्स है। इसने उन्होंने कहा कि हमारे डेवलपमेंट की जो स्कीम है उनको सबसे बेटर इम्प्लीमेंट किए, इसकी वजह से क्या है हम डेवलपमेंट इंडेक्स में आगे पहुंचे। लेकिन इसकी वजह से हमें क्या पेनलाइज किया जा रहा है, इसकी वजह से हमारी सीट कम हो रही है और हमारा क्या है पावर शिफ्टिंग में या कहें पावर शेयरिंग में कमी दिखने को मिल रही है। वही इनका कंसर्न है, लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ में ट्रांसलेट इनटू स्लोअर ग्रोथ पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कम होगा। और हमारा क्या है कि इम्प्लीमेंटेड फैमिली प्लानिंग, ये सारी पॉलिटिकली डिसएडवांटेज है। दिस रेज द इशू ऑफ द पॉपुलेशन, कि उनका सीधा सा कहना ये है साउथर्न स्टेट का कि हमने अपने डेवलपमेंट पे काम किया, पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम किया, हेल्थ पे काम किया, इसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल हुई। तो अब ये पॉपुलेशन के बेस पर डिलिमिटेशन होना है, तो हमारी तरफ से सीट कम होंगी या बराबरी रहेंगी, लेकिन इस नॉर्थ की तरफ सीट बढ़ जाएंगी। तो हमारा साउथर्न स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे, नॉर्थर्न स्टेट की बजाय कम हो जाएगा। तो पावर शिफ्टिंग, डिसीजन मेकिंग पावर शिफ्टिंग किसकी तरफ चली जाएगी, नॉर्थर्न स्टेट की तरफ। फाइनेंस भी ज़्यादा नॉर्थर्न स्टेट की तरफ जाएगा। उनका कंसर्न सबसे बड़ा यही है। और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और ये स्टेट है, इनकी पॉपुलेशन बड़ी है, तो इनकी सीधी सी बात है कि इनकी लोकसभा में सीटें बढ़ जाएंगी। तो पावर किसकी तरफ आ जाएगी, मेनली 3-4 स्टेट हैं सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। दीज स्टेट प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ से ये निकल के आ रहा है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दीज स्टेट में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो यही आर्टिकल में सारी चीज़ें बताई गई हैं। स्टैटिक फैक्ट क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन का, रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज, इलेक्टोरल आर्टिकल 82 हमें समझना है, लोकसभा डिलिमिटेशन। देन आर्टिकल 170 दैट इज असेंबली, आर्टिकल अमेंडमेंट 84, ये सारी चीज़ें, करंट इलेक्टेड लोकसभा 143 और सेंसर और डिलिमिटेशन कमीशन, ये सारी चीज़ें। तो डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, दैट इज स्टेटरी बॉडी, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। स्टेटरी बॉडी, इट इज़ जनरली हेडेड बाय द रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हेडेड करता है। और फाइनली और डिलिमिटेशन जुडिशियल चैलेंज नहीं कर सकते डिलिमिटेशन कमीशन के। ये सारी चीज़ें हैं कि इट्स ऑर्डर स्ट्रांगली फाइनलिटी एंड आर जनरली नॉट ओपन टू जुडिशियल चैलेंजेस। ये सारे हमारे हैं डिलिमिटेशन कमीशन के लिए। तो दिस ईयर फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू डिलिमिटेशन कमीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज before the last 4 or 5 months delimitation commission are continuing in the news. That's why we are focusing on more and more on the delimitation commission. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एडिटोरियल सीरीज में। धन्यवाद।